हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। आज हम क्लास 11th का पॉलिटिकल का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, कार्यपालिका। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कार्यपालिका। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। परिचय में देखो क्या क्या दिया गया है कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहीं पे संक्षेप में हर एक चीज़ दी होती है, छोटे में ही। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब ये इसके सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये इसके 3 अंग है। ये तीनों मिलकर शासन चलाने में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं तथा जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संविधान ये निश्चित करता है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करें और उनमें तालमेल बना रहे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी होती है, उसी से नियंत्रित होती है। उसको कंट्रोल करती तो है ही, लेकिन उसी से कंट्रोल भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए। इस अध्याय को पढ़ने से आपको संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ पाएंगे। मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे, उसकी जानकारियाँ मिलेगी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी है कार्यपालिका क्या है। यहाँ पे हम कार्यपालिका के ही बारे में, जैसा कि चैप्टर ही है कार्यपालिका, वहीं से हम अब शुरू करते हैं। कार्यपालिका क्या है? आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? तो जैसा कि मतलब जो प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, जो नियम होता है, रेगुलेशन, सारी चीज़ प्रिंसिपल करता है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किस पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। कौन निर्णय फैसला लेता है, कौन उसको लागू करता है। हम इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंध कहते हैं। और जैसे फैसला लेना, उसको लागू करना, इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रशासन या प्रबंध कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके। अब कह रहे हैं कि इसमें भी एक हेड होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इनके फैसले ले पाए, इनका फैसलों पे कुछ विचार विमर्श कर पाए, उन पर डिस्कशन कर पाए और उनको सही फैसला दे सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देख रेख तथा उनमें तालमेल कर सके। मतलब जो और रोज़मर्रा के काम हैं उन पे भी तालमेल बैठा पाए और कामों को अच्छे से कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ऐसे संगठन में कुछ लोगों का अलग अलग काम करने के लिए ग्रुप डिसाइड किया जाता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। जो ये मुख्य होते हैं, काम पे देख रेख करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना है, ऑब्वियसली सुना ही है। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। वो नीति, नियम और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कहते हैं कुछ फैसला लेते हैं, कुछ नियम बनाते हैं और कुछ उसको लागू करने का काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्ति के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हों। कह रहे हैं कि जो कार्यपालिका है वो जो उनके मतलब नियम कानून है वही लागू करती है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। अब अगर सरकार की बात करें तो सरकार के मामले में भी एक संस्था है जो नीतिगत उनका मामलों में निर्णय लेती है, फैसला देती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है।
दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। एक तो नियम बनाती है, नीतिगत नियम बनाएगी, संस्था निर्णय लेगी, और दूसरा उसको लागू करेगी। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, वह कार्यपालिका कहलाता है। यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, पूरा पैराग्राफ ही है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जो विधायकों द्वारा, जब विधायिका उसे पारित करती है तो ये उसको लागू करता है, काम करवाने की जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका जो है नीति निर्माण में भी काम लेती है। कार्यपालिका भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। जो कार्यपालिका है, अलग अलग राज्यों में उसका नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कुछ देशों में कार्यपालिका में जो काम कराता है वो राष्ट्रपति होता है या तो चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो सिविल सेवा के सदस्य भी होते हैं। जो आईएएस यूपीएससी वाले होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्री को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो सरकार होती है उसके प्रधान को और उसके मंत्रियों को कहते हैं कार्यपालिका, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार की कोई सी भी नियम होती है, कोई सी भी नीति होती है, उसके लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं या आंसर देते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो रोज रोज के कार्यों को क्या करती है? उत्तर देती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। भारत में प्रधानमंत्री है और वहाँ पे राष्ट्रपति ही सारा काम देखता है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं। भारत और जो फ्रांस है, दोनों ही देशों में क्या है? प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी प्रधानमंत्री है और यहाँ पे भी, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है। उनके नियम अलग है, इनके नियम अलग है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। जो काम करने की जो सारी शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो ये राज्य की प्रधान है एलिजाबेथ, और जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। कह रहे नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता। वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो जापान है उसमें राजा देश का है, प्रधानमंत्री सरकार का है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति नियुक्ति प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री, वो सरकार का प्रधान होता है, जैसे इंडिया में है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। जो जर्मनी में है, जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का खाली प्रधान होता है और चांसलर वहाँ का क्या होता है? हेड होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है इसमें राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही हेड होता है।
इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। जो अध्यक्षात्मक में होता है उसमें राष्ट्रपति का पद जो बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था, इस व्यवस्था और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जो संसदीय व्यवस्था होती है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार में प्रधान होता है। अधिकतर कार्यपालिका के प्रकार, ठीक, देखो, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली दो प्रकार की होती है, जिसमें से ये सामूहिक वाले में आती है संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और इसमें जो आती है एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली में, तो इसमें अध्यक्षात्मक चलती है। संसदीय व्यवस्था कैसी होती है? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। कह रहा है इनमें से देश का प्रमुख कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि राजा हो सकता है या राष्ट्रपति। राजा है तो संवैधानिक राजतंत्र होगा और राष्ट्रपति है तो संसदीय गणतंत्र होगा। और इन दोनों में देखो औपचारिक शासन प्रमुख हैं। ये दोनों ही क्या होंगे, राजा हो चाहे राष्ट्रपति, दोनों औपचारिक रूप से क्या हो, शासन के प्रमुख होते हैं। दूसरे में अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री और इसका मतलब 50-50 सरकार होती है। संसद की आधी राजतंत्र, आधा लोकतंत्र होता है। और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेही होते हैं। इसमें जो है मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, विधायिका के प्रति जवाबदेही होते हैं, जैसे उसमें भी है। अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। जो अध्यक्षात्मक हो गया तो सरकार का राजतंत्र पूरी तरह से एक तरह। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। वहाँ सब जवाबदेही थे, ये जवाबदेही नहीं होता विधायिका के प्रति। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है, 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई थी। 1978 में इसमें संशोधन किया गया था, याद रखना, और इसकी कार्यपालिका को लागू कर दिया गया था। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। जब ये बदलाव हुआ, संशोधन किया गया, तो अब जो जनता है वो राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुन सकती है। यह संभावना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। यह भी हो सकता है, जब जनता छाटेगी तो अलग अलग दल के हो सकते, जरूरी थोड़े ना एक ही दल से आए दोनों। ठीक। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। अब राष्ट्रपति क्या करता है, जो बहुमत जीत के जो आए हुए दल उसमें से प्रधानमंत्री को चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रियों को क्या होना है, मंत्रियों का संसद का सदस्य होना जरूरी है, मतलब वो कहीं से भी जीते हों, ये आवश्यक होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को यद्यपि मंत्रियों के लिए सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचन प्रधान और सशस्त्र नेता सेना का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। जो श्रीलंका में जो राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जो संसद के 2/3 अगर वोट हो उसके खिलाफ पड़े तब जाकर उसे हटाया जाएगा। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोप में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय भेज सकता है। अगर आधे में हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय भेज देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति में के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें।
जब इनकी जो महाभियोग होता है उसमें अगर इसकी तुलना करें तो हमें पता चलेगा दोनों की अध्यक्षता कैसे अलग है। संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। संसदीय व्यवस्था में क्या है, या तो राजा होता है देश का, उसको खाली नाम के लिए बस गिनती कराते हैं कि तुम राजा हो, बाकी काम प्रधानमंत्री करता है, जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है। ऐसे में सारा काम प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति का तो नाम कहीं कहीं आता है, बहुत कम ही कुछ काम करने राष्ट्रपति जाते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है, मतलब बस एक नाम है और बस श्रृंगार की तरह उसे रख दिया है कि राजा है कोई जी होती है। और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, और जो प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिमंडल होते हैं उनके पास सारी शक्तियाँ होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है, और यही व्यवस्था, इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में यही व्यवस्था चलती है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। अर्ध मतलब 50-50 में आ गए, वो तो दोनों होते हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब उसमें शक्तियां जो ज़्यादा प्राप्त होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, कभी कभी दोनों ही एक दल के हो गए। जब एक दल के दोनों ही हो गए तो काम तो उसका पूरा हो गया, 50% वो 50% दोनों, तो दोनों ही अपनी मिल के काम कर सकते हैं। लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध होता है। जब अलग पार्टी का होगा तो वो कहेगा नहीं ये काम नहीं करना, नहीं ये करना है, नहीं ऐसे करना है वैसे, तो वहाँ काम में बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे कि फ्रांस, रूस, श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है, इसमें अलग अलग पार्टियों के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। भारत में संसदीय कार्यपालिका। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। जब तक उसमें संविधान लिखा जा रहा था तब तक धीरे धीरे इन्हें कुछ संचालन का अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय व्यवस्था के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। मतलब वो ऐसी सरकार चाहते थे जिससे सरकार जो जनता के प्रति बहुत संवेदनशील हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो, जनता की मदद कर सके, उनकी सुन सके, शिकायत हर एक तरह से उन्हें मदद हो सके। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है। जो अध्यक्षात्मक होती है, जैसा हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है, देती है, और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। उसमें राष्ट्रपति सारी पावर का होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, और ऐसे कंडीशन में व्यक्ति जो राजा होता है उसकी पूजा करने वाली सिचुएशन बन जाती है, तो व्यक्ति पूजा का डर अंकुश लगा रहेगा। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। कह रहे कि जनता के प्रति ये उत्तरदायी भी होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसीलिए क्या किया गया, संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था बनाई गई जहां पे ये दोनों को कंट्रोल कर सकें। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं। भारत में जो ये होता है, क्या होता है, औपचारिक प्रधान होते हैं, तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, जो
राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेना, मतलब जहाँ पे राज्यों के स्तर पर क्या करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। औपचारिक रूप से जो शक्तियां हैं वो किसे, राष्ट्रपति को दी गई हैं। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उधर 6 वर्ष के लिए चुना जा रहा था। पीछे हमने पढ़ा 6 वर्ष के लिए, ठीक, यहाँ 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। अलग ही, इसमें जनता का कोई भाग नहीं होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। ये भी अंडरलाइन कर लेना कि संसद ही राष्ट्रपति को जो महाभियोग के स्थिति में इसे हटा पाएगी। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। जो महाभियोग होता है वो संविधान के उल्लंघन पर लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिनका प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति के बारे में कि उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उनका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ये सलाहकार के तौर पे खाली है, ठीक, लेकिन यहाँ पूरी पावर उसी के हाथ में है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब ये जो बोलेगा उसी के अनुसार, प्रधानमंत्री जो कहेगा उसी के अनुसार पर राष्ट्रपति काम करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उस पर कोई अगर डिस्कशन हुआ, कोई सलाह ली जा रही है तो उस पर कहेगा कि इस पर दोबारा से विचार करो, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति पे कोई दबाव नहीं है, वो अपना विचार तब देगा जब उसको समझ में आएगा। इस कथन से जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है और राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। अगर पुनर्विचार किया और मंत्रिपरिषद ने फिर वही सलाह दी तो उसे दोबारा उस पर मानना पड़ेगा। अगली हेडिंग हमारे पास आती है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, यहाँ